कोई एक विचार लो और उसे ही जीवन बना लो। उसी के बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उसे मस्तिष्क में, मांसपेशियों में, नसों में और शरीर के हर हिस्सों में डूब जाने दो। दूसरे सभी विचारों को अलग रख दो। यही सफल होने का तरीका है। इस वाक्य को स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। लेकिन आज हम एक ऐसे कुशाग्र बुद्धि के बालक से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिसका नाम ही है कुशाग्र सिंह। स्टूडियो में आप मौजूद हैं और आप बहुत कम उम्र में इंजीनियर बने और इसके बाद आपने एक किताब की संरचना की, यानी कि एक किताब लिखी जिसका नाम है विजडम फ्रॉम द स्माइलिंग पांडा, यानी कि ऑर्डिनरी ह्यूमन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शंस। अब इसका मतलब क्या होता है, क्या इनकी सोच है? विवेकानंद के बातों को देखें और इनकी सोच को देखें तो इनकी सोच ये है कि अगर इंसान है तो एक छोटी छोटी बातों से लेसन ले सकता है, उसको सीख सकता है और जिंदगी में कैसे उसको आत्मसात कर सकता है। तो कुशाग्र जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। और ये भव्य भारत न्यूज़ का सौभाग्य है कि आप जैसे होनहार छात्रों को, छात्र तो नहीं कह सकते, अब आप सर्विस में आ गए हैं, लेकिन आपकी सोच जब थी वो छात्र जीवन से ही बनी है जी, कि कुछ ऐसी चीज़ों को सीखा जाए, लिया जाए ताकि वो औरों के लिए काम आए और अपने लिए भी काम आए। बिल्कुल सर। तो आपने एक किताब लिखी है विजडम फ्रॉम द स्माइलिंग पांडा। जी सर। क्या है इसके पीछे, क्या आपकी सोच थी? मेरा सर जीवन को लेकर के नज़रिया ये है कि हमें ना निरंतर ग्रो करने का कोशिश करते रहना चाहिए, कि हम प्रगति करें, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ आर मटेरियल थिंग्स कि अपना चलो आध्यात्मिक जीवन में हम बहुत बढ़ रहे हैं, पैसे रुपए ज़्यादा आ रहे हैं, उन्नति आ रही है, पर बौद्धिक रूप से भी विकास होना चाहिए। और जीवन में जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरीके के हम एक्सपीरियंसेस एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं, तो वो हमारे जीवन में उसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये मेरा विचार था। तो जब भी कुछ भी मैं सीखता था या कुछ भी मुझे अच्छा लगता था, चाहे कहीं से भी, जीवन के किसी भी क्षेत्र से, उसको मैं कोशिश करता था शेयर करने की, अपने फ्रेंड्स के साथ, आपस में अपने लोगों के साथ। तो वो नेचुरली एक उसको जो एक मीडियम मिला, एक रूप से जिससे मैं उनको मैं उसको आगे समझा पाया, वो राइटिंग का एक मुझे बहुत ही अच्छा एक मीडियम मिला। और उसके थ्रू शेयर करते 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 जब एक्सपीरियंसेस काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गया, अब ये 8-9 साल हो गए हैं करीब, तो मुझे लगा अब इसको एक किताब के रूप में मुझे कन्वर्ट कर देना चाहिए। जी। क्या रहा आपका, आप पढ़ाई लिखाई मुझे बहुत कम समय में सबमिट कीजिए जी। कि आपने क्या किया है और आपका जो रुझान इधर आया है जी, वो किन किन बातों को लेके आया है? वैसे सर बचपन से ही घर में ना एक माहौल बना दिया गया था जहाँ पे अध्यात्म के प्रति, चाहे मेरे पिताजी थे, माताजी थी, दोनों लोगों का एक पुश नहीं था, फोर्स नहीं था, पर एक माहौल था जिसकी वजह से, और एक मुझे बहुत एक पॉजिटिव इंट्रोडक्शन दिया गया हमारे स्क्रिप्चर्स को लेकर के, हमारे आध्यात्म को लेकर के। तो मैं जब 16 साल का ही था तभी पिताजी घर पे भगवद गीता लेके आ गए थे, तो वो पढ़ने से मेरा जीवन बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुआ, बहुत ज़्यादा। और मैं सारा श्रेय, अगर ये किताब भी मैंने आज लिखी है तो शायद वो कहीं ना कहीं भगवद गीता की वजह से ही, उसकी टीचिंग्स, उनके भगवान श्री कृष्ण के वचनों के से इंस्पायर होके ही लिखी है। तो वो सबसे बड़ा मेरे लिए आई थिंक एक बहुत बड़ा मोमेंटस ओकेजन था। उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ दिन मैं थिएटर में भी एक्टिव रहा, स्ट्रीट थिएटर दिल्ली में मैंने जी कई जगह थिएटर किया। उसके बाद फिर योगा टीचिंग में भी आ गया, साथ के साथ काम भी संभाल रहा था। मेरे लिए जीवन का उद्देश्य सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ एक काम कर लो, सेटल हो जाओ, लाइफ में शादी कर लिया, बच्चे वो जो कि ज़रूरी है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, पर मेरा कहने का अभिप्राय है कि मैं थोड़ा सा कुछ और करना चाहता था कि कुछ और कंट्रीब्यूट भी किया जाए जीवन में। अगर इसके सब्जेक्ट को देखा जाए, इस किताब के सब्जेक्ट को देखा जाए, तो इनमें किन किन सब्जेक्टों पे आपका फोकस है और आप क्या बताना चाहते हैं लोगों को? सर लार्जली मेरे अपने एक्सपीरियंसेस ही हैं। मेरा ये कहने का लोगों से, जो इस किताब के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ सीख उन्हीं से लें जो बहुत ही ज़्यादा अकम्पलिश्ड हैं लोग, जो बहुत ही बड़े अपने क्षेत्र के बहुत जो बड़े दिग्गज हैं, विराट कोहली साहब हुए, नरेंद्र मोदी जी हुए, कोई भी जिनको भी आप अच्छा बड़ा मानते हैं अपने क्षेत्र में, कोबी ब्रायंट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लायनल मेसी, एक आम इंसान भी और उसके आम एक्सपीरियंसेस जो कि आम बहुत होते नहीं हैं। और मुझे ऐसा लगता है हर एक इंसान के पास सर जो सबसे कमाल की चीज़ है ना, जो वो कभी भी कोई दूसरा वो नहीं हो सकता, वो उसके अपने एक्सपीरियंसेस हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ा किताब का ध्येय यही है कि एज एन ऑर्डिनरी ह्यूमन किस तरीके से मैं अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू कुछ आपको बता सकूं, जो बात मुझे बड़ा टच की, जिसने मुझे
बहुत मदद किया एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंसान, किसी भी क्षेत्र में मुझे ग्रो करने के लिए। जैसे कि आप एग्जाम्पल बताएंगे किससे आपने क्या सीखा है? सर छोटी सी चीज़ों को, जी। पर्सनालिटी से नहीं, जी 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 जिसको आप आइडियोलॉजी मानते हैं, जी। अपने आइडियल मानते हैं, उससे नहीं, छोटी छोटी चीज़ों से आप कैसे सीखने की कोशिश करते हैं, और वो क्या चीज़ है? बिल्कुल सर, इसका जो पहला ही चैप्टर है उसमें मैंने अपने अमेरिका गया था मैं पिछले साल, तो वहाँ पे मुझे एक लेडी से मुलाकात हुई। मैं एक म्यूजियम गया था, बहुत बीमार था उस दिन, अकेला हूँ, एक पराए देश में हूँ जिसके बारे में क्या क्या बोला जाता है, समझा जाता है कि लोग रूड होते हैं, ऐसे होते हैं। वहाँ मैं गया, मैं कोशिश कर रहा था किसी तरीके से वापस जाने की अपने जहाँ अपने ठिकाने तक, और बड़ा है देश और बड़ी जगह है तो इतना नहीं समझ में आता कैसे जाओगे, क्या करोगे, बस पकड़नी है मुझे गाड़ी से जाना है, क्या करना है। मैंने खाली उनसे पूछा कि मैम क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं कि मैं किस तरीके से जाऊं कुछ, तो उन्होंने फ़ोन घुमाया, उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से तो कैब वाला बहुत ज़्यादा पैसे ले रहा है, आप ऊबर कर लीजिए। पर ऊबर वहाँ पे हो नहीं रही थी। ऊबर अगर आप वहाँ के लिए पता नहीं क्या है नियम कानून, इंटरनेशनली नहीं चलता। तो मैं बड़ा हताश होकर बैठ गया। मैं सोच रहा हूँ क्या मैं अपने दोस्त को परेशान करूँ, मैं करना नहीं चाहता जो अमेरिका में रहता है, कि क्या वो आए कुछ मदद कर दे, कुछ कर दे। वो बाद में खुद आई मेरे पास। कुछ देर उन्होंने देखा कि ये छोटा बैठा हुआ है बच्चा, कहाँ से आया दूसरे, उनको ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल, क्योंकि वो वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव है सर। वो आई, उन्होंने इतने ज़्यादा प्यार से मुझे बोला, कहा कि काश मैं आपको छोड़ पाती। फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप यहाँ चले जाओ, मे बी कैश के थ्रू आप पहुँच जाओ, ATM है, ये है वो एक छोटी। उसके बाद जब उन्होंने सुना कि मैं भारत से आया हूँ, इतने दूर से आया हूँ, एक पीनट्स करके कॉमिक स्ट्रिप आती है, तो वो उनका म्यूजियम था, स्नूपी का म्यूजियम था, तो उनको पता लगा कि मैं वहाँ से आया हूँ, उन्होंने उठा के एक छोटा सा खिलौना भी दिया एज अ कि आपको एक गिफ्ट है, याद रहेगा हमारी तरफ से, और ये आपको सेफली आप तक घर तक पहुँचाएगा। तो वो एक छोटी सी चीज़, अब वो महिला हो सकता है मुझे कभी याद ना रखें सर, पर मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा उनको। एक जो छोटा सा उनका काइंडनेस था मेरे प्रति, चाहे वो कुछ कर पाई ना कर पाई। कई बार ऐसा कहा जाता है ना, अगर कोई 2 मीठे शब्द भी बोल दे किसी के लिए, उससे बड़ा उपहार, उससे बड़ा डोनेशन, हम दान की बात करते हैं कि आप बड़े बड़े चीज़ें, उससे बड़ा नहीं हो सकता। कुशाग्र जी, ये कहा जाता है कि दंत विष किसमें होता है? सांपों में होता है, और भी लोगों में होता है। तो दंत विष से अधिक घातक होता है शब्द विष। यस। अगर शब्द विष, अगर वही जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं वो बाहर बैठी हैं, देश से बाहर है, और आज आप उनकी चर्चा कर रहे हैं, तो ये हम मान के चलें कि कम से कम जो लोग भी हैं हमारे भारतवर्ष में, खास करके, बाकी लोगों को तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपका लेसन ये है कि अगर कोई शब्द को प्यार से बोले, शब्द से विष न उगले जी, तो वो हमेशा एक दिल में बैठ जाता है। बिल्कुल। और वो चाहे कहीं भी रहे, उसकी याद आती रहती है। दूसरा लेसन हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक सड़क का बच्चा है जो भीख मांगता है जी, गाड़ी आप चलाते जा रहे हैं, गाड़ी चलाने के बाद वो लेके आ जाता है, सर एक पेन ले लो जी, मैं बहुत भूखा हूं जी। उसका उद्देश्य कुछ और होता है, लेकिन उसको कुछ और करता है। तो इसमें कैसे आप लेसन खोजते हैं? सर कोई अगर व्यक्ति आया है मेरे पास, अब देखिए मुझे ना सर एक चीज़, मुझे एक बार दलाई लामा जी की एक बात बड़ी अच्छी लगी। एक बार उनसे किसी ने पूछा कि जी बड़े लोग बाहर, लोग भूख से मर रहे हैं, वॉर हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो मुझे कई बार गिल्टी महसूस होता है। तो दलाई लामा जी का आंसर मैं आज तक मेरे दिल में बैठा हुआ है, कहते हैं आपके गिल्टी रहने से उसको मदद पहुंच जाएगी क्या? मुझे ना वो इतना अच्छा, तो कई बार ना लोग कहते हैं आप क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, वहाँ पे बच्चे भूखे में। तो मुझे लगता है सर देखिए, मैं जो कर सकता हूँ कर सकता हूँ। वो व्यक्ति आया मेरे पास, अगर वो ऐसा मुझे कह रहा है, और इसी पे मुझे शाहरुख खान की साहब की भी एक बात याद आ जाती है। वो कहते मेरे पिताजी कहते थे कि अगर कोई झूठ बोल के भीख मांग रहा है, तो अगर उसको ये नौबत आ गई है झूठ बोल के भीख मांगने की, तो उसको तो भीख दे देनी चाहिए। कि अगर वो ऐसी परिस्थिति में है कि उसको झूठ बोलना पड़ रहा है अपनी गरीबी दिखाने के लिए, तो उसको तो दे देना चाहिए। पर सर मैं इन दोनों बातों को कंबाइन करके, शाहरुख खान साहब से एक बात समझ के और दलाई लामा जी से, जो कि दोनों बहुत ही डाइवर्स जगत से आते हैं, मैं ये बात समझता हूँ कि भाई मैं जो कर सकता हूँ अभी किसी के लिए वो करूँगा, जो नहीं कर सकता उसके लिए मैं गिल्ट नहीं रखूँगा। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं, हर एक व्यक्ति अपने आप में, सर सेल्फिश मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बड़े कॉन्शियसली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, सेल्फिश हो जाए, अपने को बेहतर करने, एक थोड़ा सा खुश व्यक्ति, एक ना, हम अगर अच्छे से खुश मिजाज व्यक्ति बनने की कोशिश करें, एक अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश करें, तो वो एक करके एक श्रृंखला बन जाएगी, जिसमें हर एक व्यक्ति जब वो सेटिस्फाइड रहेगा, कंटेंट रहेगा, खुश रहेगा, तो नेचुरली सोचेगा किस तरीके से मैं उस चीज़ को शेयर कर सकूँ, चाहे वो फिर वो गरीबी हटाने से लेकर के हो, आसपास सफाई रखने से लेकर के हो, किसी भी फील्ड में हो। तो मुझे तो, मैं ऐसे पर्सनली डील करता हूँ इन सारी चीज़ों को लेकर। अभी हमारे देश में दो चरित्र, दो कैरेक्टर बहुत चर्चित हैं जी, अगर हम राजनीति में देखें तो जी।
एक है मोदी जी जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं जी। और एक जो मोदी जी के पीछे पड़े हैं राहुल गांधी जी। वो भी अपने आप में एक पर्सनालिटी है जी। दोनों कैरेक्टर को आप आज के कंटेंट्स में किस तरह से देखते हैं और क्या लेसन लेते हैं आप इसमें? सर मेरा सबसे बड़ा लेसन दोनों लोगों के लिए ये है, एक तो मैं मानता हूँ प्रिविलेज कोई भी गलत चीज़ नहीं है। अगर राहुल गांधी जी को लेकर के जब लोग कहते हैं प्रिविलेज्ड है, मैं उसको गलत नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ उस प्रिविलेज के साथ क्या किया जा रहा है। ये बात, मैं एक बहुत ही आम व्यक्ति हूँ, मैं ना राहुल गांधी जी के बारे में वैसे कुछ कह सकता हूँ ना मोदी के बारे में, पर एज अ लेमैन्स पर्सपेक्टिव अगर मैं सोचूं भी, मुझे ऐसा लगता है मोदी जी कुछ हैं। जी सर प्लीज़, आप कुछ कह रहे थे। मोदी जी कुछ हैं, वो सर अपने एक्सपीरियंसेस से बने। उन्होंने लाइफ बहुत ही डाइवर्स तरीके से देखी है, राइट फ्रॉम उनका वो जो चाय वाला वाली जो ओरिजिनल से स्टोरी है उस तक, उसके बाद एक कार्यकर्ता बनना आरएसएस के, बीजेपी के, एक हम्बल तरीके से ग्राउंड पे काम करना, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो आगे चढ़े। मुझे ऐसा लगता है कि प्रिविलेज तब हमारे अगेंस्ट काम करती है। राहुल गांधी सर, अगर मैं एडवाइज़र होता तो मैं यही कहता कि सर आप ना अगर कहीं एक स्टेट यूनिट का ही पहले वो संभाल लेते ना कमान वहाँ से, या किसी एक स्टेट के किसी, अगर वो चीफ मिनिस्टर भी बने होते, कुछ होते, तो उससे ना आई थिंक उनको जो एक्सपीरियंस, जो कॉन्फिडेंस और जो जनता को भी उनके काम में, उनके विजन में कॉन्फिडेंस आता। अब हम आज मोदी जी, अब तो प्राइम मिनिस्टर 10 साल करीब होने को आ रहे हैं सर, तो हमने काम देखा है उनका, पर उसके पहले भी हम लोग कॉन्फिडेंस में इसलिए थे क्योंकि हमने गुजरात का उनका वो देखा था। तो आई थिंक वी नीड अ बैकग्राउंड। मेरे लिए भी अगर ये किताब मैं लिख रहा हूँ तो वन ऑफ द रीजन है मैं ब्लॉग लिखते जाऊँ, पर वो मैगजीन की तरह लोग उठाएंगे, आगे किनारे रख देंगे। जब तक मेरे पास एक कुछ होगा ठोस आपको आज दिखाने के लिए, तो तब तक कोई मेरे काम पे विश्वास नहीं करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है चाहे मोदी जी के लिए सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि उनके पास काम है, उनके पास उनका एक्सपीरियंस है, एंड दैट इज़ वेयर राहुल गांधी जी लैक्स। एक लाइन में अगर हम इसको सबमिट करें तो ऐसा कह सकते हैं क्या कि जो लकीर पहले खींची गई थी जी राजनीति की जी, उससे बड़ी लकीर इन्होंने खींच दी। किसी को इन्होंने मना नहीं किया जी, किसी को कुछ नहीं किया, उससे एक बड़ी लकीर खींच दी जी, जिसके पीछे लोग भागते रहे। और मुझे नहीं लगता कि उसको उनकी बुराई करके आप आगे निकल सकते हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। अगर हम आपकी भाषा में बात करें, क्योंकि आप उसी लाइन पे काम कर रहे हैं। जी जी सर, कि किसी की बुराई ना करें, हम सिर्फ सीख लें, बिल्कुल क्या सर, सीख लें और कैसे उन चीजों को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल सर। अभी आपका एक चैप्टर में देख रहा था, जी। व्हाई आई विल नॉट बी ashamed of expressing myself। जी सर, इसको कैसे आप ग्लोरीफाई करेंगे? सर मैंने ये बात इसलिए लिखी, इस बात पे मैंने चर्चा की बिकॉज कई बार ना इंसान जब ज़्यादा बोलता है या ज़्यादा अपने आप को बोलने की कोशिश करता है तो कई बार दूसरे लोग उसको शेम करते हैं, करे ज़्यादा बोल दिया तुमने, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए, लोग सिखाएंगे, थोड़े चालू बनो, थोड़ा ऐसा बनो, थोड़ा वैसा बनो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जितना ज़्यादा ऑथेंटिक अगर आप हो अपने दिल से, कोई भी, और ख़ास तौर पे अगर आप अच्छी बात कर रहे हैं, मैं कोई हेटफुल बात बोलूँ, किसी की बुराई कर रहा हूँ, किसी के बारे में गंदी चीज़ें कर रहा हूँ, किसी को खींचने की कोशिश कर रहा हूँ नीचे की तरफ, तब हाँ मैं ज़रूर 2 बार सोचूं और अपना मुंह बंद रखूँ। लेकिन अगर मैं अच्छी बात रख रहा हूँ कोई जीवन के लेकर के किसी को भी, और वो किताब भी उसी का ही रिजल्ट है कि अगर मैं कुछ अच्छा कहना चाहता हूँ तो मैं क्यों शर्माऊँ। यहाँ तो इतना बुरा बुरा कहने वाले लोग वो शर्माते नहीं, और अच्छा कहने वाले लोग शर्मा जाते हैं। तो मेरा ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर लिखने के पीछे नज़रिया ये था कि मैं बिल्कुल भी नहीं शर्माऊंगा, खास तौर पे जब मैं अच्छी बात कह रहा हूँ, मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ, किसी के भले के लिए कह रहा हूँ। नॉट दैट कि उन्होंने मांगा है नहीं मांगा है, मैं ज़बरदस्ती किसी को उसका भला नहीं करना चाहता, पर हाँ मुझे कुछ अच्छा लगा तो मैं उसको ज़रूर बोलूँगा। अगर वो नहीं, आपका कॉन्फिडेंस तो ये कहता है कि आपको लगना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही है जी, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बाकी लोग कहते रहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने ये दिखाने की कोशिश की है। यस सर। एक और इसमें चैप्टर है एवरीथिंग बर्न्स। जी सर, ये मैंने पर्टिकुलरली उठाया था जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी बहुत ही बड़े फुटबॉलर हैं दुनिया के, आई थिंक कुछ लोग उनको मानते हैं सबसे ही ज़्यादा अकम्पलिश्ड फुटबॉलर हैं, लायनल मेसी थोड़ा सा, कुछ लोग अब बिकॉज वर्ल्ड कप जीत गए। तो उनका एक केस हुआ, वो अपने पुराने क्लब में वापस आए, पुराने क्लब में वापस आने के बाद उनको बड़े ईगो क्लैशेस होने लगे उनके नए मैनेजर के साथ। नया मैनेजर चाहता था अच्छा खेले, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी ने क्या किया, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें पूरे क्लब की बेइज्जती की, मैनेजर की बेइज्जती की। तो मुझे उससे ना धृतराष्ट्र याद आ गए। वो इसलिए धृतराष्ट्र याद आए कि कहीं ना कहीं जब इंसान ना ईगो में या किसी चीज़ को नहीं देखना चाहता, पट्टी, एक धृतराष्ट्र खुद जन्म से अंधे थे, लेकिन विदुर ने उनको जब लथाड़ा था उन्होंने कहा था बहुत ही शेमलेस, एक सही समय पे अगर व्यक्ति नहीं छोड़ता ना अपनी पोजीशन को
तो उनको बहुत ही बुरे बेइज्जती करके निकाला जाता है। अल्टीमेटली भीम गाली देते थे उनको, गाली मैं ना कहूँ लेकिन उनकी बेइज्जती करते थे, बार बार याद दिलाते थे किस तरीके से उनके बच्चों को मारा। और धृतराष्ट्र इतना सब सुनने के बाद भी संन्यास लेना नहीं चाहते थे, बच्चे मर गए, सब मर गया। तो जब मैंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी को देखा तो मुझे महाभारत याद आई। मैंने कहा यार ये देखो, अब ये इतना अचीव कर चुके हैं, चाहे छाती चौड़ी करके जाएं और रिटायर हो जाए, कोई इनको कुछ नहीं कह सकता। अब क्यों जरूरत पड़े आपको, कोई नया मैनेजर आके आपको कह रहा है भाई साहब आप खेल नहीं सकते, अब आप बैठ जाओ। तो ईगो इतनी बड़ी चीज है ना सर, कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, कितने भी बड़े पोजीशन पे हो, समय ऐसी चीज है कि वो सबको ना बराबर ले आता है, सबको लाइन पे ले आता है। और मैं जब उनको देखा, मैं बचपन में, क्योंकि मैं फुटबॉल बड़ा देखता था, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इतना बड़ा फैन, लेकिन अब उनकी कहाँ पे उनका हर मैच में गोल होता था और हम उनको देख के खुश होते थे, और आज दुख हो रहा है उनको देख के, कह रहे अब चले जाओ। ऐसा बहुत बहुत स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ हुआ है। पर मेरा सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जब उनका इंसिडेंट देखा, महाभारत याद आया कि भाई साहब याद रखो, आज आप कुछ, आज जवानी है, पैसे हैं, रुपए हैं, आपके पास पोजीशन है, पावर है, कुछ भी है, एक दिन ये सब चला जाना है। तो समय आने पे पहले ही थोड़ा सा उससे अगर डिटैचमेंट कर लो, वैराग्य कर लो, या अपनी कुर्सी अपने आप ही थोड़ा प्यार से कर लो, नहीं तो सीधा मार्गदर्शक मंडल में ही जाना पड़े तो अच्छा नहीं। सनातन में 4 अवस्थाएं बनाई गई हैं। यस जी सर, बिल्कुल। वो यही रीजन है कि आप 100 साल अगर हम कॉमन बांटें आयु को लेके, तो 25 साल तक कुछ और जी, 50 साल तक कुछ और जी, 75 साल वानप्रस्थ, और इसके बाद संन्यास का जी, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ वो लिया गया है, सारे वैसे लिया गया। वो यही रीजन था। लेकिन हम इससे दूर चले जा रहे हैं आधुनिकता के चक्कर में। करेक्ट। बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, लेकिन एक सवाल हम आपसे लेंगे, आपके चैप्टर से नहीं लेंगे। लेट फियर फाइंड यू एंड डू नॉट बी अफ्रेड। जी सर। तो इस पे आप प्रकाश डालेंगे, इसके बाद हम फिर दर्शकों से विदा लेंगे फिर अभी। ये सर, अब ये देखिए, यही है बड़ा, आपने डाइवर्स टॉपिक्स पकड़े, थैंक यू उसके लिए। ये वाला बैटमैन मूवी एक है, बहुत ही फेमस मूवी है, क्रिस्टोफर नोलन जी जो बहुत ही ज़्यादा बड़े डायरेक्टर हैं, तो उनकी जो ट्रिलॉजी है बैटमैन पे मुझे बहुत पसंद है। तो उसमें ना एक फाइनल एक सीन आता है जब हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है, वो उसको एक पिट में डाल दिया गया है, उस पिट से उसको बाहर आना है, जो कि मुझे लगता है काफ़ी लोगों के, कई बार हम जीवन में ऐसे होते हैं, वैसे पिट में होते हैं, हमें पता नहीं हम बाहर कैसे निकले हैं। वो कोशिश कर रहा है, एक रस्सी बांध के करता है, वो कोशिश करता है ऊपर जाने की, और बार बार वो फेल हो जाता है। तो एक बुढ़ा व्यक्ति होता है जो बहुत समय से उस पिट में है, वो कहता है लेट फियर फाइंड यू अगेन, कह रहा है थोड़ा सा डर उत्पन्न करो, डर ले आओगे ना अपने अंदर, तब कर लोगे। जब जान का भी तुम्हें पता है रस्सी है, रस्सी छोड़ के करो, तो या तो मरोगे या तो निकलोगे यहाँ से। और जब वो बिना रस्सी के करता है तो वो निकल जाता है बाहर। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ थोड़ा सा ना ब्रेव होना भी ज़रूरी है लाइफ में, बहुत डेयरिंग चीज़ें करना भी ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा अगर डर होना इंसान को किसी भी चीज़ का वो देखिए कोई भी हो, मुझे तो लगता है कई बार, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि डर के आगे जीत है। जी जी, और डर होना चाहिए, फेमस रहा है, लेकिन डर के आगे जीत है। तो चलिए, अच्छा आपकी ये जो बुक है जी सर, ये क्या अवेलेबल है मार्केट में, और अगर है तो कहाँ कहाँ है, ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें? सो ये किताब है, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है मेरी, विजडम फ्रॉम द स्माइलिंग पैंडा, 349 रुपये की है। आप पढ़ेगा इंडिया से भी खरीद सकते हैं इसको, वहाँ पे आपको थोड़ी और सस्ती मिल जाएगी ये किताब, 249 रुपये में ही वो लोग दे रहे हैं, हमारा एक भारतीय इंडियन स्टार्टअप ही है वो। और उसके साथ साथ आप चाहें तो पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं, सेम नाम का, विजडम फ्रॉम द स्माइलिंग पैंडा। ऑडिबल पे भी अवेलेबल है, स्पॉटिफाई पे है, एप्पल पॉडकास्ट पे है, गूगल पॉडकास्ट पे है, हर जगह ये फ्री में अवेलेबल है। तो आप चाहें तो एक बार मौका दे सकते हैं सुनने का, और सुन के अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर लगता है कि आप किताब भी पढ़ना चाहेंगे। आप मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है कारशनेय, KARSHNEYA @कारशनेय। आज के इस एपिसोड में इतना ही, और ये हम बताने की कोशिश करें कि ये जो बुक जो इन्होंने लिखी है, इसमें तमाम इस तरह की चीज़ें लिखी गई है जो आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अपने ज़िंदगी को आत्मसात कर सकते हैं। और जो आप करना चाहें, अगर सिर्फ यही किताब पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आपका भी स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।